नमस्कार दोस्तों, आज हम अन्य अर्धचालक युक्तियों के बीएससी फाइनल ईयर का ये टॉपिक है, तो इसके सभी ऑब्जेक्टिव पॉसिबल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी से ही आपके सभी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। और ये जो ऑब्जेक्टिव बनाए गए हैं ये इस प्रकार से बनाए गए हैं कि एक ही ऑब्जेक्टिव में दो तीन क्वेश्चन इंक्लूड हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, स्किप करके नहीं देखें, आगे बढ़ा के नहीं देखें, पूरा कंप्लीट देखेंगे तभी आपके नंबर्स कंप्लीट आ पाएंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। तो FET है एक, तो FET है क्या एक? तो FET जो है एक 3 टर्मिनल अर्धचालक युक्ति है जिसमें धारा प्रवाह केवल बहुसंख्यक आवेश भागों द्वारा होता है, ये ध्यान रखना। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं कि FET है क्या है? धारा नियंत्रक युक्ति है, ये ध्यान रखना। फिर JFET में निम्नलिखित 3 टर्मिनल होते हैं। तो JFT में जो 3 टर्मिनल होते हैं वो होते हैं स्रोत, ड्रेन और गेट होते हैं। वोल्टेज नियंत्रक, चौथे में वोल्टेज नियंत्रक युक्ति है। तो वोल्टेज नियंत्रक जो युक्ति होती हैं वो JFET और MOSFET होती है। N चैनल JFET में धारा का प्रवाह होता है। तो धारा का जो प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन होल द्वारा किया जाता है। JFT में गेट धारा होती है। तो JFT में जो गेट धारा होती है वो नगण्य होती है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7 में JFT में संकुलन वोल्टेज का ड्रेन धारा होती है। तो ड्रेन वोल्टेज के साथ साथ धीरे बढ़ती हुई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि किसी JFET की गेट स्रोत संस्तब्ध वोल्टता -5 वोल्ट है, इसकी संकुलन वोल्टता होगी। तो इसकी जो संकुलन वोल्टता होगी वो 10 वोल्ट की होगी। ड्रेन 9 क्वेश्चन में है, ड्रेन स्रोत वोल्टेज के अल्प मान पर JFET का व्यवहार होता है। तो JFT का जो व्यवहार होता है वो प्रतिरोधक की भांति कार्य करता है, रेजिस्टेंस की भांति कार्य करता है। फिर बात आ रही है क्वेश्चन नंबर 10 की। JFET के अभिलक्षण नियतांकों μ/RD/GFE में संबंध। तो JFET का जो है वो है आपका म्यू बराबर होता है RD/GFE। और 11 है, JFET को मुख्यतः उभयनिष्ठ स्रोत प्रवर्धक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि इसका क्या होता है? तो इसका वोल्टेज लाभ अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, स्रोत अनुगामी होता है। तो स्रोत अनुगामी जो होता है उभयनिष्ठ ड्रेन प्रवर्धक के कारण होता है। उभयनिष्ठ ड्रेन प्रवर्धक के वोल्टेज लाभ 13 में क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। उभयनिष्ठ ड्रेन प्रवर्धक के वोल्टेज लाभ का व्यंजक है तो वो है -के GMRL/RDS/RL + R। और MOSFET की निवेशी प्रतिबाधा की बात करें तो वो कितनी होती है? JFET से बहुत अधिक होती है। MOSFET में चैनल द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो चैनल द्वारा जो नियंत्रित की जाती है वो गेट व चैनल के बीच विद्युत क्षेत्र नियंत्रित करता है। MOSFET की दहली वोल्टेज वह न्यूनतम गेट स्रोत वोल्टेज है जिस पर क्या होता है? ड्रेन धारा बहना प्रारंभ करती है। आगे बढ़ें। पावर सप्लाई में दृष्टकारी का उपयोग किया जाता है AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में बदलने के लिए, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। एक पावर सप्लाई में पूर्ण तरंग दृष्टकारी में यदि निवेशी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गत आवृत्ति होगी। तो निर्गत आवृत्ति जो होगी वो निर्गत आवृत्ति की बात कर रहे हैं। तो निर्गत आवृत्ति हमारी कितनी होगी? 100 हर्ट्ज होती है। ब्रिज दृष्टकारी में प्रयुक्त डायोडों की संख्या कितनी होती है? तो
तो ब्रिज दृष्टकारी में डायोड जो होते हैं वो 4 होते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पावर सप्लाई में दृष्टकारी के साथ फिल्टर परिपथ प्रयुक्त करने से, मतलब ये कह रहे हैं कि पावर सप्लाई में दृष्टकारी के साथ फिल्टर प्रयुक्त करने से क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, उर्मिका घटक घट जाती है। नियमित पावर सप्लाई में प्रयुक्त फिल्टर परिपथ अधिकांश होता है, 21 की बात कर रहे हैं तो पाई सेक्शन का होता है। पावर सप्लाई में डायोड कार्य करता है तो दृष्टकारी के रूप में कार्य करता है। 23 की बात करते हैं। एक अच्छी पावर सप्लाई की विशेषता की बात करें तो एक अच्छी पावर सप्लाई जो होती है निम्न उर्मिका घटक होना चाहिए, उसका निम्न वोल्टेज नियमन होना चाहिए। और 24 की बात करते हैं, वोल्टेज नियमन को परिभाषित कीजिए। तो वोल्टेज नियमन को परिभाषित करने के लिए VR बराबर होता है, ये पूरा याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, रट लेना इसे। फिर है एक नियमित पावर सप्लाई में होता है, तो एक नियमित पावर सप्लाई में एक पावर ट्रांजिस्टर होता है, पूर्ण तरंग दृष्टकारी फिल्टर होता है, वोल्टेज रेगुलेटर, विभव विभाजक होता है। ये तीनों ही ठीक हैं। एक अच्छी पावर सप्लाई का वोल्टेज नियमन होता है, तो एक अच्छी पावर सप्लाई का वोल्टेज नियमन 1% होता है। 27 में है, एक उच्च वोल्टेज पावर सप्लाई में निवेशी वोल्टेज V बराबर 260-314 T के साथ वोल्टेज डबलर प्रयुक्त किया जाता है। इसका निर्गत DC वोल्टेज कितना होगा, तो निर्गत DC वोल्टेज 400 वोल्ट होगा। एक इन्वर्टर का कार्य क्या है, तो एक इन्वर्टर का कार्य निवेश सिग्नल को प्रतिलोमित करना, ये कार्य होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। एक इन्वर्टर होता है, तो एक इन्वर्टर होता क्या है, एक DC द्वारा चालित कॉमन एमीटर विद्युत प्रयुक्त ट्रांजिस्टर जिसके आधार पर निवेशी तथा संग्राही पर निर्गत टर्मिनल होते हैं तथा उत्सर्जक भूसंपर्कित कर दिए जाते हैं। एक प्रथम एकीकृत परिपथ IC चिप तैयार की गई, तो प्रथम एकीकृत परिपथ IC चिप जो थी वो किसने तैयार की थी, तो J.H. किल्वे ने तैयार की थी। IC का सबसे अधिक लाभ क्या है, तो IC का सबसे अधिक लाभ इसकी विश्वसनीयता बहुत अधिक होती है। फोटो ट्रांजिस्टर की बात करते हैं, तो फोटो ट्रांजिस्टर प्रकाश संसूचक युक्ति होती है। फोटो ट्रांजिस्टर एक CE विद्युत ट्रांजिस्टर है जिसका क्या होता है, आधार खुला होता है, उत्सर्जक भूसंपर्कित होता है, कॉमन बेस संधि उत्क्रम अभिन्नत होती है, ये ध्यान रखना। SCR में एकांतर क्रम में P और N तहों की संख्या होती है, तो ये होती है 4। और फिर 35 का एक SCR में टर्मिनल होते हैं, तो SCR में जो टर्मिनल होते हैं वो कितने होते हैं, एक एनोड होता है, कैथोड होता है, गेट होता है। 36 की बात करें, SCR बनाया जाता है, तो SCR जो बनाया जाता है वो सिलिकॉन से बनाया जाता है। 37 में SCR का नियंत्रक टर्मिनल, तो नियंत्रण टर्मिनल की बात की जाए तो गेट होता है। SCR की प्रचालन अवस्था में नियंत्रण नहीं होता, तो कौन सा नियंत्रण नहीं होता, गेट का। SCR को उपयोग लिया जाता है, तो SCR का जो उपयोग किया जाता है वो दृष्टकारी की भांति किया जाता है। UJT को कहा जाता है, तो UJT को 2 आधार वाला डायोड कहा जाता है, ये बात ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो एकल संधि ट्रांजिस्टर में टर्मिनल होते हैं, तो एकल संधि ट्रांजिस्टर में जो टर्मिनल होते हैं वो एक उत्सर्जक होता है, आधार फर्स्ट होता है, आधार सेकंड होता है। फिर है शीर्ष बिंदु के उपरांत UJT की अवस्था होती है, तो कितनी होती है, ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र में होती है। 43 UJT में P प्रकार का उत्सर्जक होता है, तो वो अधिक अपमिश्रित होता है। 44 में UJT व्यवहार करता है, UJT जो व्यवहार करता है वो 2 प्रतिरोधों के साथ डायोड की तरह कार्य करता है। अब बात आती है
45 की, तो उत्सर्जक के खुले होने पर UJT के दोनों आधारों के बीच का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, तो वो 5 किलो ओम होता है। UJT की ऑन अवस्था में उत्सर्जक तथा आधार फर्स्ट के बीच आंतरिक प्रतिरोध की बात कर रहे हैं, वो घट जाता है। और UJT का उपयोग की बात करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद जरूर कर लेना। तो UJT का उपयोग होता है, UJT का जो उपयोग होता है वो 2 लीटर की भांति होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन सभी समझ में आए होंगे। इससे पहले के चैप्टर्स की वीडियो भी हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे दिया है, आप वे वीडियो भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ ये हमारे थर्ड पार्ट का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने दे दिए हैं। फिर भी कुछ भी यदि कुछ रह गया हो या फिर मुझे लगता है कि कुछ और भी क्वेश्चन देने चाहिए, तो मैं आपको और भी क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करूँगा। और साथ ही साथ फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर फिजिक्स का फाइनल ईयर का फर्स्ट और सेकंड पेपर की वीडियो हमारे चैनल पर जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आप जब पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप वीडियो को भूल ना जाएंगे, वीडियो कहाँ पड़ी हुई है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सब्सक्राइब ना करने की वजह से वीडियो मिस हो जाती है इस नेट की दुनिया में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।